सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे माफ़ी मांगता फिर रहा बेंजामिन नेतन्याहू, जेल जाने का खतरा बढ़ा। नेतन्याहू को माफ़ी मिलना आसान नहीं, बीबी का वकील बोला जुर्म करना होगा कबूल। इसराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने रख दी शर्त, सजा से बचने के लिए नेतन्याहू पर कुर्सी छोड़ने का बड़ा खतरा। हमास की तरफ से आया बयान, इसराइल रोज जंगबंदी तोड़ रहा, मीडिएटर्स हुए नाकाम। पोप लियो का सख्त बयान, अमन का रास्ता सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीनी स्टेट के क़याम से ही मुमकिन, इसराइल का निकला धुआं। यमन में उरूज पर पहुंची भुखमरी, हुथीस के इलाकों में हालात बदतर। और ईरान बोला तुर्की से इख्तिलाफ मगर दोस्ती बरकरार, नहीं छोड़ेंगे साथ। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की हेडलाइन से ज्यादा होंगी खबरें। माफी मांगता घूम रहा है बेंजामिन नेतन्याहू क्योंकि उसकी कुर्सी पर तलवार लटक चुकी है। इसराइल का करप्शन केस जैसे गले की फांस बन गया और अब बेंजामिन नेतन्याहू खुद इसराइल के प्रेसिडेंट के दरवाजे पर जा गिरा है। नेतन्याहू ने अपने करप्शन केसों में इसराइल के प्रेसिडेंट से माफी मांगने की ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेज दी है। जी, हर इसराइली अखबार, हर दुनिया के अखबार में यह खबर छप चुकी है। ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी, हमें माफ कर दो। उसने कहा कि अदालत में जारी ट्रायल की वजह से उसके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है और ये केस इसराइल के अंदर जबरदस्त सियासी बंटवारा पैदा कर रहे हैं। 70,000 लोग गजा में मार दिए तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अपने काम करने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही कि ये केस चल रहे हैं। एशिया के एक महामानव टाइप लीडर के दोस्त नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस चल रहे हैं, जिनसे वो पहले दिन से इनकार करता आया है। नेतन्याहू के मौजूदा वकीलों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि ट्रायल जो चल रहा है उसमें नेतन्याहू बेगुनाह साबित होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेसिडेंट को माफीनामे की रिटन रिक्वेस्ट भेज दी है। नेतन्याहू के वकीलों ने नेतन्याहू ने अपनी पार्टी के वीडियो मैसेज में कहा कि मुल्क की भलाई चाहने वाले लोग मेरे इस कदम को सपोर्ट करें। मैंने जो माफी मांगी कहें कि हाँ माफी दे दें। उसने कहा कि ट्रायल चलते रहने से सोसाइटी टूट फूट और बिखराव की तरफ बढ़ रही है। इसी जमीन से जुड़ी दो और बड़ी खबरें हैं, अब जरा सुनिए, मजा आएगा। नेतन्याहू अपने करप्शन केस में इसराइल के प्रेसिडेंट से माफी देने की भीख मांग रहा है और नेतन्याहू के एक पुराने वकील ने सामने आकर ये कहा है कि माफी तो तब मिलेगी बबुआ जब कोई गुनाह किया है, और अगर गुनाह किया है तो माफी मांगो। लिहाजा नेतन्याहू पहले ये कहे कि वो घोटालेबाज है, उसने क्राइम किया है, और फिर वो माफी मांगे। अब नेतन्याहू के सामने दो सूरत बची हैं, या तो वो गुनाह मानकर जलील हो, माफी पाए और सियासत से हाथ धो बैठे, वरना क्रिमिनल को कौन वोट देगा, या फिर इंतजार करे कि अदालत उसे क्या सजा सुनाती है। चैनल 12 से एक इंटरव्यू में माइका फेटमैन, जो पहले नेतन्याहू के करप्शन केस में उसकी वकालत कर चुका है, वो बोला कि इसराइल के कानून से ये बिल्कुल साफ है और साफ साफ लिखा है इसराइल के कानून में कि माफ़ी सिर्फ उसी को दी जा सकती है जो अपना जुर्म मान ले। अब कोई अमरूद बेच रहा है, हम कहें तुम्हें माफ़ कर दिया, क्यों? उसने क्या किया है? माफ़ी मांगे ना। फेटमैन ने कहा कि कानून कहता है कि माफ़ी उसी को मिलती है जो ऑफेंडर हो, यानी जिसने अपना गुनाह एक्सेप्ट किया हो, कबूल किया हो। फेटमैन के मुताबिक नेतन्याहू का अभी मैं बेगुनाह हूं वाला स्टैंड और माफी की रिक्वेस्ट दोनों साथ साथ लीगली पॉसिबल नहीं है। माफी मांग रहे हो तो बताओ तो क्यों मांग रहे हो? कहो तो कि चोर हो, चोरी की है, मांगो फिर। अब इसी जमीन से जुड़ी हुई एक तीसरी दिलचस्प खबर सुनिए, मजा आएगा आपको। पूर्व इस्राएली प्राइम मिनिस्टर, साबिक वजीर आजम, ये कह रहा है इसराइल का कि नेतन्याहू को माफी तभी मिले जब वो सियासत छोड़ने का इरादा और वादा दोनों कर ले। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि वो नेतन्याहू की माफी की अर्जी को सपोर्ट करेगा, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि नेतन्याहू पूरी तरह से सियासत छोड़ दे। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तो छोड़े, लेकिन फिर कभी इलेक्शन भी ना लड़े। बेनेट ने एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ सालों में इसराइल के अंदर सिविल वॉर जैसी हालत बन गई है जो इसराइल के वजूद के लिए खतरा है। इशारा नेतन्याहू की तरफ था। उसने कहा, बेनेट ने, कि अगर एक बाइंडिंग अरेंजमेंट हो जिसमें नेतन्याहू का रिस्पेक्टफुल रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए नेतन्याहू को, और मुकदमे का खात्मा, दोनों हो, तो इससे मुल्क को एकजुट होने और दोबारा खड़े होने का मौका मिलेगा। नेतन्याहू कुर्सी छोड़े,
दोबारा सियासत में ना आए और उसे माफी मिल जाए। बेनेट का कहना है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए यही प्रैक्टिकल रास्ता है। नेतन्याहू हुकूमत छोड़कर चला जाए इस्तीफा देकर और बदले में उसका ट्रायल बंद कर दिया जाए। यानी नेतन्याहू को जेल या कुर्सी किसी एक में से किसी एक महबूबा को चुनना होगा। दरअसल नेतन्याहू करप्शन केस में प्रेसिडेंट से खुद को माफ करने की चिट्ठी इसलिए भेज चुका है क्योंकि नेतन्याहू को यह लग रहा है कि जल्द ही अदालत से उसकी सजा का फरमान जारी हो सकता है करप्शन केस में। तो वो डर रहा है, इसीलिए उसने ऑफिशियल अपील भेजी है हर्जोग के पास, जो कि इस्राएली प्रेसिडेंट है, कि हमें माफ कर दो। और उस पर सारे लोग कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, कुर्सी छोड़ दो और सियासत छोड़ो। हम कहेंगे प्रेसिडेंट से इसे माफ कर दो, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं। अब नेतन्याहू के सामने करो या मरो, दो रास्ते हैं। हमास की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि मीडिएटर्स दबाव डालने में फेल साबित हुए, इसराइल रोज ट्रूस तोड़ रहा है। हमास और दूसरे फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जो सीज फायर टॉक्स में शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि उनका मीडिएटर्स पर से भरोसा उठ गया है। उनका कहना है कि 10 अक्टूबर से ट्रूस लागू होने के बाद, यानी सीज फायर लागू होने के बाद भी इसराइल रोज नए वायलेशंस कर रहा है और किसी भी कमिटमेंट में बंधा हुआ नहीं दिख रहा। हमास से जुड़े सोर्सेस का कहना है कि इसराइल जैसा चाहे वैसा कर रहा है और उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं, किसी का प्रेशर काम कर ही नहीं रहा। फलस्तीनी फैक्शंस के अंदर भी ये फीलिंग बढ़ रही है कि सब्र की इंतहा हो चुकी है, लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि हथियारों से जवाब देने से हालात दोबारा पूरी जंग में बदल सकते हैं, जिसका नुकसान कहीं ज्यादा होगा, गजा को उठाना पड़ेगा। फिर भी हमास ने साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्राएली स्ट्राइक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं या गजा को खुला मैदान जंग बनने देंगे। हमास के एक सोर्स ने, इस रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने हमास के ये कहा कि इसराइल रेजिस्टेंस को उकसा रहा है ताकि हालात फिर वहीं उसी दोहराए पर पहुंच जाएं, और इस टकराव का सबसे बड़ा फायदा नेतन्याहू को मिलेगा क्योंकि इससे उसकी सियासी कुर्सी बढ़ सकती है। गजा के रफा में इसराइल ने फिर से हमला किया है और हमास के नेगोशिएटर गाजी हमद के बेटे को मार डाला है। उसका नाम अब्दुल्ला अहमद था। लोकल सोर्सेस का कहना है कि अब्दुल्ला अहमद, जो हमास के नेगोशिएटर गाजी अहमद का बेटा था, वो रफा सिटी में सुरंगों में फंसे फाइटर्स पर हुए इसराइली हमले में मारा गया है। जाहिर सी बात है कि वो अल-कस्साम ब्रिगेड का ही हिस्सा रहा होगा। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक सीजफायर चल रहा है, लेकिन इसराइली आर्मी ग्राउंड पर फील्ड एग्जीक्यूशन और बॉम्बिंग रोक नहीं रही। ये सीजफायर कैसा है? हमास से ही तो हुआ था, फिर भी उस पर हमले जारी हैं। रफा में ये अटैक भी उसी सिलसिले का हिस्सा बताया जा रहा है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस एरिया में फाइटर्स घिरे हुए थे, वहीं इसराइल ने सीधा हमला किया और कई लोग मौके पर मारे गए। पोप लियो ने अमन के लिए आजाद फलस्तीनी स्टेट की शर्त को जरूरी बता दिया है, और अब इसराइल क्या पोप को भी यहूदी मुखालिफ बताने का दम दिखा पाएगा, सवाल मेरा है। ईसाइयों के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा पोप लियो ने साफ साफ कहा है कि सालों पुराने इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का इकलौता हल फलस्तीनी स्टेट है, एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत। उन्होंने कहा कि वेटिकन की पोजीशन हमेशा यही रही है। पोप, वेटिकन सिटी जहां पोप रहते हैं, और वेटिकन का अपना मर्तबा और कितनी ताकत है उससे पढ़िएगा। पोप ने तुर्की से लेबनान जाते वक्त फ्लाइट में मीडिया से कहा, हम सब जानते हैं कि इस वक्त इसराइल इस सॉल्यूशन को मानने को तैयार नहीं है, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के सॉल्यूशन को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे लिए यही एक लौता सॉल्यूशन है और इसी से अमन आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वेटिकन दोनों पार्टीज का दोस्त है, फ़लस्तीनियों का भी और इसराइलियों का भी, और एक मीडिएटिंग वॉइस बनकर ऐसा रास्ता निकालना चाहता है जिसमें सबको इंसाफ मिले। पोप की ये बात ऐसे वक्त में आई है जब इसराइल हर मजम्मत पर बायस्ड या एंटी इसराइल का ठप्पा लगाने की कोशिश करता है। अब सवाल फिर उठ रहा है और उठाऊंगा कि क्या इसराइल ईसाइयों के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा पोप लियो को भी यहूदी मुखालिफ एंटी सेमेटिक कहने की हिम्मत और औकात दिखा पाएगा? बात यमन की। हूथीज के कंट्रोल वाले इलाकों में भुखमरी तेजी से बढ़ रही है। एक नई यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यमन के हूथीज कंट्रोल वाले इलाकों में भूख, गरीबी और इकोनॉमिक गिरावट पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। बिजनेस के लिए माहौल बदतर है और लोगों की कमाई तेजी से घट रही है। FAO WFP की हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट ने
یمن کو ان ملکوں میں رکھا ہے جن پر سب سے زیادہ ارجنٹ ہیومینیٹیرین ایکشن کی ضرورت ہے، یعنی یہاں سب سے زیادہ انسانی مدد کی ضرورت ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایک عام یمنی کا گھر اپنی 70% کمائی صرف کھانے پر خرچ کر رہا ہے، باقی ضرورتوں کے لیے لگ بھگ کچھ بچتا ہی نہیں۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ غریب گھروں کی ڈائٹ میں، ان کے کھانے میں بس اناج، شکر اور فیٹس رہ گئے ہیں، جبکہ ان یمنیوں کو تنگی کی وجہ سے گوشت، پھل، دالیں اور دودھ سے بنے پروڈکٹس، دہی، مکھن، گھی، یہ سب میسر نہیں ہو پا رہے، نہ گوشت مل رہا، نہ پھل، نہ دالیں اور نہ دودھ کے پروڈکٹس۔ کیا کھا رہے ہیں؟ اناج کھا رہے ہیں موٹا موٹا۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب ہوتھی گروپ نے یمن میں یونائٹڈ نیشن اور دوسری ایڈ ایجنسیز پر شکنجہ بڑھا دیا ہے۔ ہوتھیز کے خلاف منمانے طریقے سے گرفتاریاں، دفتروں پر ریڈز اور ایسٹس ضبط کیے جانے کی شکایتیں لگاتار بڑھ رہی ہیں۔ ادھر ہوتھیز کا کہنا ہے کہ ہم جن لوگوں کو پکڑ رہے ہیں وہ دراصل دشمنوں کے لیے، خاص طور سے اسرائیل اور امریکہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ اب یو این کے لوگ پکڑے جائیں گے تو یو این اپنا پروگرام کیسے چلا پائے گا؟ انہوں نے بھی اپنے ہاتھ بندھے نہیں ہوں تو باندھ لیے ہیں، اور لوگوں پر یہ بندھے ہوئے ہاتھ بہت بھاری پڑ رہے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ترکی سے اس کے متبھید یعنی اس کے اختلاف کے باوجود اس کی دوستی مضبوط ہے۔ اب یہ بیان سن کر ان لوگوں کو برا لگ سکتا ہے دوستو، جو ایران کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے نہیں کہ اس کے تعلقات بڑھیں۔ ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے کہا کہ ایران اور ترکی کے بیچ بہت سے کامن انٹرسٹ اور کامن کنسرنز ہیں، اور کچھ مدوں پر فرق ہونے کے باوجود دونوں ملک ہمیشہ قریبی کنسلٹیشن میں رہتے ہیں۔ ایران کی نیوز ایجنسی ہے ارنا، اس کو دیے ایک ایکسکلوزیو انٹرویو میں عباس اراغچی نے بتایا کہ ان کی ترکی کے فورن منسٹر حکان فیدان سے ہوئی تازہ ملاقات دو ملکوں کے بیچ چل رہے ریگولر کنسلٹیشنز کا حصہ تھی۔ کل یہ ملاقات ہوئی ہے ترکی ایران کی۔ ملاقات میں ٹریڈ والیوم، پولیٹیکل ایکسچینجز، کلچرل، کمرشل اور اکنامک میٹرز پر بات ہوئی۔ اراغچی نے صاف کہا کہ کچھ مدوں پر فاصلے موجود ہیں، اختلاف ہیں، لیکن دونوں ملکوں کی جغرافک نزدیکی اور شیئرڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ڈائیلاگ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ مطلب مفاد جو ہے نا دونوں ملکوں کے، وہ سب سے اوپر ہے۔ اختلاف جائیں بھاڑ میں، ہم اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں اور ان فائدوں کے لیے بات چیت اور رشتے قائم رہیں گے۔ ایرانی فورن منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ایران اور ترکی کے بیچ ایک کلیئر سمجھ ہے اور ہمارا رشتہ دوستانہ ہی رہے گا، پھر چاہے حالات کیسے بھی ہوں اور اختلاف کتنے بھی ہوں۔ یہ عباس اراغچی کے لفظ ہیں، یعنی ایران کہہ رہا ہے کہ وہ ایردوغان کا ہاتھ کسی بھی حال میں اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دے گا۔ فی الحال اس بلیٹن میں اتنا ہی۔ امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کام کی خبریں مل گئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔